एनिमे कभी कभी हार्मफुल ट्रॉप्स नॉर्मलाइज करता है, अंडर एज कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज वे में डिपेक्ट करना, फीमेल्स कैरेक्टर को हाइपर सेक्सुअलाइज अर्धरूप तक लिमिट कर दिया जाता है। एनीमे एक ऐसा वर्ल्ड जो सिर्फ इंटरटेनमेंट मीडिया नहीं बल्कि एक ग्लोबल कल्चरल मूवमेंट बन चुका है। 2025 तक इसका मार्केट वैल्यू 21 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। मतलब एक पूरी इकोनॉमी चल रही है इसके अराउंड और हम सब इस इकोनॉमी का हिस्सा है, चाहे हमें पता हो या ना हो। पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या वो एनीमे जो हमें फैंटेसी और एस्केप का गिफ्ट देता है अपने क्रिएटर्स के लिए नाइटमेयर बन चुका है? आपको वो डीमन स्लेयर का हार्ट ब्रेकिंग फाइट सीन तो याद होगा, या आपको एडवर्ड के इमोशनल आर्क याद है? उन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे आर्टिस्ट अपना दिल डाल देते हैं, लेकिन उस फ्रेम के पीछे एक गहरी रियलिटी छुपी है, एक्सप्लोटेशन, ओवरवर्क और सिस्टमैटिक एब्यूज। और सबसे बड़ी बात यह है, इस साइकिल के 3 बड़े प्लेयर हैं, एक तरफ विक्टिम, दूसरी तरफ समर्थक और तीसरी तरफ हम सब फैंस। सवाल अनकंफर्टेबल है पर इग्नोर करना मुश्किल है। क्या हम सब इनडायरेक्टली इस शोषण का हिस्सा हैं? इस जर्नी को एक्सपोज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ट्रू एनिमे फैन है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा है डीमन स्लेयर चैप्टर 1 द पीपल इन द शैडो। सबसे पहले बात करते हैं एनिमेटर्स की, वो लोग जो लिटरली अपना खून पसीना डालकर एक फ्रेम को जिंदा करते हैं, जो ड्रीम जॉब लगता है लेकिन रियलिटी में एक नाइटमेयर बन जाता है, मतलब एक बुरा अनुभव। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसे डिजाइन है कि शोषण अपरिहार्य हो जाता है। सब कॉन्ट्रैक्टर स्टूडियो बड़े प्रोडक्शन कम्युनिटी के अंडर काम करते हैं, मतलब जो सबसे नीचे होता है वही सबसे ज्यादा पिसता है। एंट्री लेवल इन बिटवीनर सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। एक की पोज से दूसरे की पोज के बीच का फ्रेम ड्रॉ करना सुनने में छोटा लगता है, पर असली मेहनत इसी में है। और ये मैं सिर्फ कहानी नहीं बना रहा, डाटा भी है मेरे पास। एक एंट्री लेवल एनिमेटर हार्डली 91,667 येन कमाता है पर मंथ और रेगुलर $700, जबकि टोक्यो में लिविंग वेज 2,50,000 येन से लेकर 2,96,000 येन है, मतलब सैलरी का 1/3 भी नहीं। रिजल्ट, कंपनी डोम्स में रहना पड़ता है, पेरेंट्स से पैसा लेना पड़ता है, साइड जॉब करनी पड़ती है, वर्किंग आवर 12 से 16 घंटे डेली, कभी कभी 7 दिन तक। ओवर टाइम होता है लेकिन उसे कहते हैं सर्विस ओवर टाइम, जिसमें पैसा नहीं मिलता, बस डेडिकेशन के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर एनिमेटर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये ज्वाइंट वेंचर होता है जिसमें पब्लिशर, ब्रॉडकास्टर और टॉय मेकर शामिल होते हैं। चलो नाम भी बता देता हूँ, सोनी, बंदाई नामको और तोहो। एक एपिसोड बनाने का कॉस्ट होता है 10 से 20 मिलियन येन, लेकिन जब पैसा कम्युनिटी के अंदर डिवाइड होता है तो सबसे नीचे वाले सब कॉन्ट्रैक्टर स्टूडियो के पास कुछ बचता ही नहीं है, और वही स्टूडियो एनिमेटर्स को पे करते हैं। मतलब एक्सप्लोटेशन एडिक्शन नहीं, एक बिजनेस मॉडल है। अब अगर कोई इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो जरा कमेंट करके बताओ, क्या तुम इस डार्क रियलिटी को जानते थे पहले? चैप्टर 2 द इकोसिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब समझना हो कि ये सिर्फ स्टूडियो, सिर्फ बैड कंपनीज की कहानी नहीं, ये एक इकोसिस्टम है। इसके 3 पिलर्स हैं, इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम और कंटेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम के बारे में। 2025 में यूएन रिपोर्ट ने एक एनिमे सेक्टर को टारगेट किया, एक्सक्लूसिव हावर, लो पे एंड डिसरिगार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब शोषण ऑफिशियली ग्लोबल इश्यू डिक्लेयर हो गया। जापान ने रिपोर्टिंग हॉटलाइन बनाया लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही की वही है। ब्लॉकबस्टर एनिमे जैसे जुजुत्सु काइसन के पीछे भी वही गरीबी, मजदूरी और थकावट का साइकिल चलता है। टोक्यो में 2025 में इंटर्न्स ने अनपेड ओवरटाइम के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किया था, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग की लेयर सिस्टम की वजह से अकाउंटेबिलिटी टॉप तक पहुंचती ही नहीं है। अब जरा बात करते हैं कल्चरल प्रॉब्लम के बारे में। जापान के कल्चर में एक वर्ड है करोशी, यानी डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। एनिमे इंडस्ट्री महामारी का शिकार है। यहाँ पैशन को वेपन बनाया जाता है। जापान में कंप्लेंट्स को वीकनेस माना जाता है, एनिमे इंडस्ट्रीज में कंप्लेन को वीकनेस माना जाता है। अब जरा बात करते हैं कंटेंट प्रॉब्लम के बारे में। आउटपुट कभी कभी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। एनिमे कभी कभी हार्मफुल ट्रॉप्स नॉर्मलाइज करता है, अंडर एज कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज वे में डिपेक्ट करना। 2025 में यूएन ने इसे ओपनली क्रिटिसाइज किया। दिस इज चाइल्ड एब्यूज इन डिस्गाइज। फीमेल्स कैरेक्टर को हाइपर सेक्सुअलाइज अर्धरूप तक लिमिट कर दिया जाता है। ये ऑडियंस को एक्सप्लोटेशन के प्रति डिसेंसिटाइज करता है। स्टूडियोज इसलिए ऐसे कंटेंट बनाते हैं ताकि वो ज्यादा मर्चेंडाइज बेच सके, मतलब इकोनॉमी भी हार्मफुल ट्रॉप्स को फ्यूल करती है।
1960 में ओसामू तेजुका ने एस्ट्रो बॉय बनाने के लिए एक एनिमाइजेशन टेक्निक निकाली। कम फ्रेम रीयूज सेल्स रेवोल्यूशन हुआ, पर कीमत थी क्रूर तरीका से काम करवाना और कम सैलरी देना। 1988 में अकीरा के 1.6 लाख सेल ने एनिमेटर्स को तोड़ दिया। स्टूडियोज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए प्रोडक्शन कमेटी सिस्टम आया। इन्वेस्टर सेफ थे लेकिन वर्कर्स नहीं। अब तुम ही जरा सोचो, अगर तुम्हारा खर्चा हर महीने का 10,000 रुपए है और तुमको काम करने का बस 5,000 रुपए मिल रहा हो, तो क्या तुम वहाँ पर काम करना चाहोगे? डिजिटल रेवोल्यूशन और लोगों का एनिमे के प्रति देखने का क्रेज ने वर्कलोड और बढ़ा दिया। एक तरफ ग्लोबल बूम और दूसरी तरफ सिस्टमैटिक सफरिंग। शोषण लेबर से कल्चर तक जाता है और फैंस भी इसी का पार्ट हैं। जापान को चाहिए स्ट्रॉन्ग लेबर प्रोटेक्शन, प्लेटफॉर्म को एथिकल अकाउंटेबिलिटी और फैंस को इन्फॉर्म एडवोकेट बनाना होगा, क्योंकि रियल मैजिक तभी होगा जब क्रिएटर्स की डिग्निटी यानी कि गरिमा सुरक्षित होगी। तो अगली बार जब आप एनिमे देखें तो क्या आप सोचेंगे कि इसके पीछे कितनी जिंदगी लगी है, और क्या आप एक स्मॉल स्टेप लेने के लिए रेडी हैं ताकि इंडस्ट्री का फ्यूचर सस्टेनेबल बन सके। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनिमे इंडस्ट्री पर। मेरा काम है आपको रियलिटी से रूबरू करवाना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।